नमस्कार, प्राइम न्यूज पर सीधा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बात तो चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान की हो रही है, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ साथ 5 राज्यों में बिगुल बजने के साथ साथ विवाद भी है। विवाद किस बात को लेकर? विवाद इस बात को लेकर के है कि आखिरकार विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की मिली जुली है, साठ गांठ है, हमें तैयारियों का मौका नहीं मिला। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ और आज सोमवार के दिन बीजेपी ने 144 प्रत्याशियों की सूची पश्चिम बंगाल के लिए जारी कर दी, जो कि सबसे ज्यादा फोकस्ड राज्य है, जहां पर बीजेपी वर्सेस मायावती नहीं बल्कि ममता बनर्जी चल रहा है, जहां पर लगातार विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही है। और चुनाव आयोग भी सख्त है इस बात को लेकर कि हिंसा के बीच में निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाए जाएं। उसके मद्देनजर कई सारे तबादले करवाए गए हैं। ममता बनर्जी भी साफ तौर पर कह रही हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी आपस में मिला हुआ है, लेकिन क्या मिला हुआ है यह सवाल है अपने आप में। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको खोजने पड़ेंगे इस चर्चा के दौरान भी, और हम उन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए, समझने चाहिए। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, मनोज झा क्या कह रहे हैं, और इस बीच और भी राजनेता और प्रवक्ता क्या कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। सुनिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने देखा है कि कितनी भी शिकायतें की हों, कितने भी आरोप लगाए हों, न उसकी जांच हुई और न किसी अधिकारी को हटाया गया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, प्रमुख सचिव रहे हों, या डीजीपी रहे हों, या पुलिस के अन्य जिलों में अधिकारी रहे हों। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, माहौल बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है। पश्चिम बंगाल में टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, किसी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्रीपोल और पोस्टपोल जो वायलेंस होता है, और उसके लिए कितना जिम्मेदार प्रशासन है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता जानते हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक निरपेक्ष चुनाव अगर बंगाल की जनता की उपलब्ध हो, इसी का कारण अगर कुछ स्टेप लिया तो वो सोच सकते हैं। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं नीदर आई एम शॉक्ड नॉट सरप्राइज्ड। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। फौरी तौर पर जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है। और 5 राज्यों के चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब खोजने जरूरी हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक तरफ तारीखों का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि ममता दीदी निष्पक्ष चुनाव होने नहीं देना चाहती हैं। तमिलनाडु में भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों के लिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ साथ तमाम विपक्ष है जो कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। क्या कुछ है सवाल, वो आपको समझने चाहिए। सवाल आपको बताएंगे। ये वो सुलगते सवाल हैं जिसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल में पिछली बार के मुकाबले इस बार केवल 2 चरणों में चुनाव कराना सुरक्षा की दृष्टि से सही है या फिर ये एक राजनीतिक कदम है। क्या 15 साल की सत्ता विरोधी लहर ममता बनर्जी के लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ पाएगी या ममता बनर्जी इसे बनाए रखेंगी? 19 राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी के लिए बंगाल, केरल और तमिलनाडु में सत्ता पाना
किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। चुनाव घोषणा के तुरंत बाद शीर्ष अधिकारियों को हटाना आयोग की निष्पक्षता है या फिर राज्य के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप है? क्या बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के खत्म होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? ये वो 5 सवाल हैं जिनके जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे पूरी चर्चा के दौरान। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। रोहन सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। विश्वजीत घोष टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद होंगे। राकेश सिंह परिमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित तिवारी, मैं आप ही का रुख करूंगी। क्या लगता है, लगातार जब इस तरह के आरोप मौजूदा सरकार के ऊपर लगते रहे तो आदत हो जाती है या फिर हर बार नया जवाब खोजना ही पड़ता है? नहीं पूजा जी, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली बात तो निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट की भी घोषणा कर दी है। और देखिए, निर्वाचन की घोषणा होने के बाद जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो सरकार के हाथ में नहीं रह जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने जो भी, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी ने कहा था कि हम वहां आएंगे, 7 दिन तक देखेंगे वहां की परिस्थिति क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से वहां पर मौजूदगी है सभी चीजों की, सुरक्षा वगैरह की, और उसके बाद वो निर्णय लेंगे। तो उन्होंने जब समीक्षा की तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पाया गया ही होगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये सारे तबादले हुए थे और ममता बनर्जी तो बहुत अच्छी मार्जिन से जीत कर आई थी। तो उनको इस बार डर किस चीज का लग रहा है? उनको इस चीज का डर इस बार इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम से हरा कर भगाया था ममता बनर्जी को और उनको भवानीपुर से जाकर वापस लड़ना पड़ा था, इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी को वहां से भागना पड़ेगा। डर इस चीज का है। आज जिस तरीके से वो जिस तरीके से श्रमिक भट्टाचार्य जी ने कहा था, सकल देशेर रानी से जे आमार बंगभूमि, इस बंगभूमि में जिस तरीके से तृणमूल ने धर्षण किया है आम जनगण का, आम लोगों का, अपने गुंडों के माध्यम से, अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आज का चुनाव उस सब के बनाम तृणमूल के खिलाफ वो लोग उठकर खड़े होंगे। आज जिस तरीके से, ये प्रतिशोध की बात नहीं है पूजा जी, ये प्रतिकार की बात है। आज वहां की जनता प्रतिकार के तौर पर वोट देगी। और जो ममता बनर्जी ये कहती है ना कि 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा एक पूरे समाज को, एक पूरे हिंदू समाज को काट के फेंक देने के लिए, आज 1 सेकंड वहां की जनता ने ये ठान लिया है कि उसी 1 सेकंड का इस्तेमाल करके तृणमूल का विसर्जन होने जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं विसर्जन होने जा रहा है। किसका तर्पण होगा, किसका विसर्जन होगा, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन यहाँ पर जो जवाब है वो विश्वजीत घोष जी से ले लेना भी जरूरी है। विश्वजीत जी, आपके तो नाम में विश्व और जीत दोनों है, यानी कि आप इंद्र के कंपैटिटर हो गए हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपको एतराज किस बात से? बीजेपी ज्यादा तैयार है इस बात से कि आप तैयार नहीं थे इस बात से? कैंडिडेट की सूची इन्होंने जारी कर दी, इस बात का एतराज है? अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, इस बात से एतराज है? किस बात से एतराज है? आपको नहीं पता था कि अगर ज्ञानेश कुमार बंगाल का निरीक्षण कर रहे हैं तो इसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा? क्या आपको मीटिंग्स करके अपने उम्मीदवारों की सूची पहले से तैयार नहीं रखनी चाहिए थी, या फिर आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं और आप ये चाह रहे थे कि थोड़ी सी सियासत कर ली जाए, फिर उसके बाद हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे? क्या मामला है? हम लोग का पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का फुल तैयारियां है। हम लोग 294 सीट में एक साथ नाम कल डिक्लेयर कर देंगे। बीजेपी की तरफ 2-3 फेज में नए नाम डिक्लेयर करेंगे। पहले ममता, देखिए हम लोग का पता है निर्वाचन में जितना आधिकारिक है उसका अंदर में आ जाता है। अभी जितना बीजेपी के राज्य में जब वोट होता है तब निर्वाचन कमीशन चुप रहता है, किसी अधिकारी का तबादला नहीं होता है। लेकिन जहां पर बीजेपी विरोधी पार्टी रहता है वहीं पर निर्वाचन कमीशन अधिकारी को तबादला करता है, क्योंकि बीजेपी उनको बोलता है कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। ऐसे करके वोट कभी नहीं जीत पाएंगे। अमित जी बोल रहे थे शुभेंदु अधिकारी के बाद,
शुभेंदु अधिकारी को हम लोग लोड शेडिंग विनर बोलते हैं, क्योंकि नंदीग्राम में जहां पर ममता बनर्जी जीत गए थे, डिक्लेयर कर दिए थे, उसी टाइम वही नंदीग्राम में लोड शेडिंग हो गया था। लोड शेडिंग करके निर्वाचन कमीशन से मिली भगत करके उन्होंने जीता था। इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से हारेंगे, और नंदीग्राम में तो भवानीपुर में तो उसको जमात वापस होगा इस बार, और नंदीग्राम से भी हारेंगे। और इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जब इतने आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? जब इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर मैं कह रही हूँ कि परेशान होने की क्या जरूरत है? पश्चिम बंगाल वंचित क्या है? पश्चिम बंगाल का 2,00,000 करोड़ रुपया अटका कर रखा है। पश्चिम बंगाल का आवास योजना का पैसा अटका कर रखा है। पश्चिम बंगाल का जल जीवन का पैसा अटका कर रखा है। पश्चिम बंगाल का हर तरफ से वंचित करके जा रहा है, और बंगाल में आके कोई डेवलपमेंट का बात नहीं कर रहा है। बंगाल में आके हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी रहेगा यही बात कर रहा है। अभी एसआईआर किया निर्वाचन आपके हुमायूं कबीर जो अब आपकी पार्टी से अलग हो गए, वो क्या बात कर रहे थे? जो अब आपकी पार्टी से अलग हो गए हैं वो कौन सी बात कर रहे थे विश्वजीत जी? देखिए, जो मेरा पार्टी से अलग हो गया वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। हम लोग को पता आ गया, उनको निकाल दिया पार्टी से। अभी बीजेपी के लिए काम कर रहा है दूसरा पार्टी बनाकर बंगाल में। ठीक है, रोहन सिंह जी के पास आएंगे। कर पाएंगे रोहन जी, आपका क्या मत है? क्या ये तबादले सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि विपक्ष को बैकफुट पर रखा जा सके? क्योंकि विश्वजीत जी कह रहे हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं वहां पर ये फेरबदल देखने को नहीं मिलते, बल्कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी नहीं है। पूजा जी, चुनाव आयोग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है बतौर संवैधानिक संस्था। उसके पास बहुत अधिकार भी दिए गए, और कुछ कमियां रही होंगी, कुछ चीजें मिस रही होंगी जब जब हम बड़े दौर में गुजरा, उस दौर में हम लोगों ने ये चीज नहीं देखी समझी। और उसके बाद जब चुनाव आयोग का असीमित अधिकार दे दिए गए सदन से, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, तो कुछ सोचा ही होगा, एक अश्योरेंस दिया था जो मुख्य चुनाव अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन को। तो भारतीय जनता पार्टी सिस्टमैटिक तरीके से संविधान का और देश की व्यवस्था पे कब्जा कर रही है, संविधान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, उसकी जो व्याख्या करती है वही सही है। वो देशवासी होने अभी सर्टिफिकेट वही देती है, हिंदू होने का सर्टिफिकेट वही देती है। तो मामला क्या है ना कि जब जनता बोल रही है सड़कों पे, पूजा जी हकीकत ये आप अपने साथी बीट रिपोर्टर से पूछे जो सड़कों पे रहते हैं, वो बताएंगे कि हम वोट नहीं देते, बीजेपी जीत कैसे रही है। भारतीय जनता पार्टी वो कॉन्फिडेंस खो रही है लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में। कुछ दिन बाद इनकी जीत लेजिटिमेट ही नहीं रह जाएगी। इनकी मेहनत, इनके कार्यकर्ताओं की मेहनत, इनके नेताओं की मेहनत भी मतलब जनता की नज़र में लेजिटिमेट नहीं रहेगी। मतलब और इससे बड़ा क्या कष्ट दिया जा सकता है किसी को कि उसकी जीत क्या श्रेय लेने का अधिकार उससे छीन लिया जाए। तो एक तरीके से पूरी पार्टी को एक अपंग बनाने के और खत्म करने की तरह से है। भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान है, क्योंकि संविधान रहना है, देश रहना है, हम लोग लड़ेंगे अपनी जगह, अपना देश फिर से वापस हासिल करेंगे। कोई हमेशा राजा भी नहीं रहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को कर चुकी रहेगी वो आने वाली सरकारों के लिए भी आसान हो जाएगा ना। उनके पास तो कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ पहले के दौर में ये चीज हो चुका है, मतलब ये घटना घट चुकी है, इस तरह से दुरुपयोग किया जा चुका है। लेकिन रोहन जी, एक बात मैं आपसे बोलूंगी, मैं ग्राउंड पर रही हूँ। आपने बोला कि ग्राउंड के जो तमाम लोग रहे हैं उनसे बातचीत करिए। ग्राउंड पर मैंने अभी तक 8 से 9, 12 के करीब मैंने इलेक्शन, विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा के 12 इलेक्शन, लोकसभा के 2 से 3 इलेक्शन मैंने कवर कर लिए। सर आप कह रहे हैं तब, सर नहीं सुनिए, सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं अपना आउटकम आपको बता रही हूँ। ये सवाल जो है बीजेपी से मैंने जब शुरू किया तो आपने देखा होगा कि उनकी एनर्जी, उनकी तमाम चीजें, जबकि वो सत्ता में मौजूद है सर, क्या थी। और ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ताओं की एनर्जी देख लीजिए। आप एक वरिष्ठ नेता के बारे में बोल करके दिखाइए, सब फैल जाएंगे। मैं लिटरली बोल रही हूं, फैल जाएंगे।
और दे समय गैस के इतने बड़े संकट से जूझ रहा है, आपके कार्यकर्ता क्या आग है सर? आग है, आप उस आग से डर रहे हो? आप लोकतंत्र की दुहाई घर में बैठ करके देते रहो, जनता सुनेगी आपको? नहीं सुनेगी सर। आपको अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपनी बीट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो आप करना नहीं चाहते, लोकतंत्र की दुहाई आप दे रहे हैं। टीएमसी ठीक है, लड़ रही है, टीएमसी ठीक जवाब दे रही है बंगाल के अंदर, उनको नेक टू नेक फाइट है, लेकिन कांग्रेस स्टैंड कर पा रही है क्या किसी भी राज्य के अंदर? बोले सर। पूजा जी दो बातें कहूंगा। पहली बात ये कि कांग्रेस लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, इसके लिए एक तर्क है। आप एक तर्क मेरा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने उरूज पे थी, शीर्ष पे 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से हर एक बड़े नेता ने और उनके दलों ने समझौता कर लिया। कुछ ने ओपन किया, कुछ ने पीठ पीछे किया, लेकिन सबको एक तरीके की प्रोटेक्शन मिली। एक तरीके की आप पूजा जी कैसे कोई नहीं देख सकता कि पूरी व्यवस्था पूरी देश में स्थापित कर दी गई है, कुछ खास लोगों का ही पूरा नियंत्रण है, तो उसमें बाकी लोग जिनके पास कुछ भी खोने को है वो सरकार खिलाफ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बुरी लिस्ट में आना चाहते हैं। अब रही बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की लड़ाई, ममता बनर्जी जी हो, चाहे जयललिता जी रही हो, चाहे नवीन पटनायक जी रहे हो, ये सारे, चंद्रबाबू नायडू जी तक इवन, ये सारे लोग अपने अलग अलग दौर में मैम ये भारतीय जनता पार्टी के साथ फायदा नुकसान दोनों रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ममता बनर्जी जी अटल जी की सरकार में मंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। अभी बस उन्होंने एक काउंटर पोलराइजेशन डेवलप किया। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, तो उसके में काउंटर हमेशा राजनीति शास्त्र कहता है एक तरफ पोलराइजेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है। पूजा जी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगर उनको इतनी ही सब कुछ चीजें पता है तो वो जाएं, ऑनलाइन जाएं और सदस्यता ले लें। राहुल गांधी जी भी तो जेल जाने वाले हैं, उनको बोलिए राहुल गांधी जी को कि जाकर सदस्यता ले लें, बच जाएंगे। भाई साहब, यहाँ पर कानून का राज चलता है, बपौती नहीं है ये देश किसी की। जिस तरीके से आपने कच्छ द्वीप से लेके मानसरोवर के गांव तक बंदर बांट किया आपने देश के संसाधनों का, आज की तारीख में ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ना किसी के नाना की ननौती है। इस चीज को आप ध्यान से परिमार जी के पास में जाऊंगी। परिमार जी बहुत लंबे समय से आप लोगों को सुन रहे हैं। अभी देखिए सभी लोगों ने बोल लिया, उनका नंबर आने दीजिए सर, उनका नंबर आने दीजिए, बहुत पेशेंटली हम चर्चा करेंगे। परिमार जी मैं आपके पास आऊंगी। आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, टीएमसी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और शायद मुझे लगता है 2021 का 77 का वो आंकड़ा डरा रहा है टीएमसी को कहीं ना कहीं, क्योंकि संघ लगातार ग्राउंड पर जो लेयरिंग का काम कर रहा है, पेंटिंग का जो काम कर रहा है, या यूं कहें कि प्रिपरेशन का काम कर रहा है, वो बीजेपी को बेनिफिट दे रहा है और वो बेनिफिट 2021 के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हुआ है परिमार जी। और अब आ गया है 2026 की ये बैटल निर्णायक होगी पश्चिम बंगाल के लिए, निर्णायक होगी तमिलनाडु के लिए भी, निर्णायक होगी उन तमाम राज्यों के लिए जहां पर बीजेपी लगातार अपनी जमीन तलाश रही है। नमस्कार। शुरू से सिर्फ बंगाल पर ही बात हो रही है, तो मैं तो तमिलनाडु में सिर्फ यही कहूंगा कि तमिलनाडु में अभी भाजपा बंगाल वाली स्थिति में नहीं आई है, प्रयास कर रही है और हर राजनीतिक दल का काम है कि वो आ जाए, पश्चिम बंगाल पर चर्चा करते हैं, वही स्थिति बनती बिगड़ती नजर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में मेरे हिसाब से एक चूक हो गई है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव करवाना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी सारी ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। चुनाव आयोग लाख तबादला करे, जमीन पर तो टीएमसी का कार्यकर्ता ही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के रूप में हो या बूथ लेवल अफसर के रूप में हो। दो तीन बातें आजकल ममता बनर्जी के विरुद्ध आ रही। सबसे पहले कि ममता बनर्जी के विरुद्ध अब खूब सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता तक चला गया। पहले नेता था तो वो कटमनी आपस में बांट लेते थे। ममता बनर्जी ने ओपनली कहा था कि भाई कटमनी की लड़ाई में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम बंगाली को उतनी डीपली नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब ये टीवी मीडिया में आया कि भाई एक नेताजी वृद्ध हो गए हैं, बड़ी उम्र दराज हो गए, उनकी एक नौजवान गर्लफ्रेंड है जिसमें कई करोड़ नोटों का बंडल है, वो टीवी पर चल रहा है, तो कोई भी जिसमें अस्मिता बची हो, जो स्वाभिमानी बंगाली होगा, वह यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे कब्र में पांव लटके हुए नेताजी की एक नौजवान महिला गर्लफ्रेंड के सामने साथ करोड़ों रुपया ऐसे बोरे के ढेर में मिले। तो यह बंगाली अस्मिता के विरुद्ध होगा। दूसरा क्या है कि पश्चिम बंगाल के लोग वो पूछेंगे नंदीग्राम में कि भाई यहाँ से जब
टाटा के प्लांट को भेजा गया, नहीं लगाने दिया गया कि बंगाल के विरुद्ध में है, तो पक्ष में क्या हुआ? तीसरा कार्यकाल आपका चल रहा है और टाटा गुजरात में जाकर के अपनी पूरी यूनिट चला रहा है और गुजरात को वहां का राजस्व कमा कर दे रहा है। हमको क्या मिला? आपको पता है वो जो जमीन अधिग्रहण किया था टाटा ने, अभी तक वो मूल किसानों को लौटाया नहीं गया है। ऐसी बंजर और विश्वजीत जी, आपके लिए सवाल है सर, तो सुनते रहिएगा। वहां पर रोजगार का मौका बनता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, एक कंपनी खुलती है ना, तो कुछ डायरेक्ट मजदूर काम करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट काम करते हैं। सबसे बड़ा रोजगार वहां पांता भात और मछली भात बेच करके जो आम बंगाली हाईवे पर कमाता ना, वो भी आपने वापस ले लिया। उसका क्या हुआ? कंपनसेशन के रूप में क्या मिला? यह जरूर ममता बनर्जी से पूछा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं जा रहा है, वो है SIR के माध्यम से या SIR के डर से जो बांग्लादेशी भाग करके बंगाल चले गए हैं, वो हम सब ने टीवी पर देखा है। वो ये नहीं है कि कोई भाजपा के डर से भागे, उन सबके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भारत के थे। लेकिन जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे पूछा तो बोले कि देखिए, डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल है क्योंकि हमने पैसा दे करके बनवाए। बंगाल में पैसा दे करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली मैं बांग्लादेश का हूँ ये तो मुझे मालूम है। अगर किसी ने कह दिया या किसी भी तरह से भारतीय पुलिस को पता चल गया, तो यह तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं, हमको जेल में जाना पड़ेगा। तो वो इस डर से भाग गए हैं। और अगर आप उनका चुनाव मार्जिन ममता बनर्जी का देखेंगे, तो उतना ही मार्जिन से वो जीती थी जितना अब की बार SIR में वोट कट गए। मतलब वो जो बाहर के यहाँ पर वोटर बने हुए थे, रहनिया बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठी है, उन सबों का ही वोट मार्जिन मनी के रूप में काम आता था, जो अब मार्जिन घटेगा। तीसरा क्या है कि लगातार भाजपा राइज कर रही और विपक्ष में कोई नहीं है, ना कम्युनिस्ट है ना कांग्रेस है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कोर कार्यकर्ता थे वो सब ममता बनर्जी के पास चले गए। तो गैर ममता कहाँ जाएगा? भाजपा में जाएगा। ममता विरोधी कहाँ जाएगा? भाजपा में जाएगा। जिस आदमी को मन नहीं होगा ममता को वोट देने का, वो भी छक मार करके भाजपा में देगा, क्योंकि सामने कोई विपक्ष में है नहीं। तो यह सब जो गणित बंगाल में दिख रहा है, इससे ममता बनर्जी का आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। एकमात्र उम्मीद की किरण है कि अभी भी प्रशासन उनके पास है, वो तबादला बेशक चुनाव आयोग करवा ले, काम तो जमीन पर अपने उनके ही वो लोग करेंगे जो डरे हुए हैं, जिनको तबादले का डर है, ज्यादा विरोध करने पर घर के सामने लैंप पोस्ट पर लटक जाने का डर। चुनाव के बाद जो हमने पिछला चुनाव में देखा कि पोस्ट इलेक्शन कितना वायलेंस हुआ, चिन्हित करके मारा गया, किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और पुलिस रोक रही थी उन लोगों को जो भाग रहे थे। तो यह सब चीजें लोगों के सामने दिमाग में है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे और ममता के लोगों को पता चल जाएगा तो चुनाव के बाद पीटेंगे, और नहीं तो चुनाव से पहले पीटेंगे। तो ये जो खौफ लोगों के अंदर है, कितना विश्वजीत जी मुझे लगता है आपको इस पे काउंटर देना चाहिए। बोले सर, बहुत सारे एलिगेशन पहले तो सिंगुर में टाटा का जो काम बात बोल रहे थे, देखिए सिंगुर में जिस जमीन पे टाटा लोग को जमीन दिया था CPM गवर्नमेंट ने, वो 3 फसली जमीन था और वहीं का कृषक साहब उनका विरोध किया था और उन विरोध को हम लोग साथ दिए थे। वहीं पर जितना कृषक था उन लोग को जमीन देने का काम कर रहा है सरकार, साथ में उन लोगों को हर महीना में एक भाटा दे रहा है पश्चिम बंगाल सरकार, क्योंकि उन लोग को नुकसान हुआ है। अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार आने के बाद जितना काम किया, बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है दिल्ली का जैसे भी हो बंगाल में कोई कर्मसंस्थान ना हो, बंगाल में कोई कारखाना ना हो, लेकिन ममता बनर्जी ने इतना कोशिश किया। एशिया का बृहत्तम चर्म नगरी, जिसका नाम दिया है कर्म दिगंत, 35,000 करोड़ रुपए इसमें लगा है, 7.5 लाख आदमी काम हो रहा है। सिलिकॉन वैली IT हब 27,000 करोड़ रुपया जहां पर इन्वेस्ट हुआ है, 7 लाख लड़का लड़की काम कर रहा है। ऐसे बहुत डेवलपमेंट का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है और कर रहा है, आगे भी करेंगे। इस बार वोट में देखिए बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी डेवलपमेंट का बात नहीं कर रहा है। उन लोग बंगाल में आके हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप ही लोग बोल दीजिए इस साइड में कितना रोहिंग्या पकड़ा गया और कितना बांग्लादेशी पकड़ा गया। ठीक है वक्त यहाँ पर मुझे एक ब्रेक की कमांड आ गई है, मुझे सर ब्रेक की कमांड आ गई है। आ रही हूँ विश्वजीत जी, आ रही हूँ आपके पास आऊंगी और ब्रेक से लौटने के बाद अमित तिवारी जी के पास जाऊंगी। अमित जी मुझे लगता है आप जवाब के साथ तैयार रहेंगे।
जैसे कि हमेशा से नेचर है बीजेपी का, वो तैयार रहती है एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन। चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। बात इसी बात पर कि बंगाल में सरकार किसकी। चुनाव आयोग ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने जब से तारीखों का ऐलान किया तब से घमासान लगातार जारी है और घमासान खासकर बंगाल में जारी है। हालांकि और भी राज्यों के अंदर विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, जहां पर बाय इलेक्शंस है वहां पर भी सवाल जवाब की श्रेणी है, श्रृंखला है, लेकिन उसके बावजूद सबका कह सकते हैं कि फोकस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव पिछली बार की कंपैरेटिवली ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। 21 में जिस तरीके का चुनावी संग्राम देखने को मिला, लगा कि शायद हिंसा, शायद कानून व्यवस्था, शायद सत्ता का संग्राम यहां पर थम जाए और किसी न किसी को संतुष्टि मिल जाए, लेकिन वो थमा नहीं है। वो 26 में भी लगातार जारी है और सवाल भी लगातार जारी है। हमारे साथ इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए अमित तिवारी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रोहन सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से, विश्वजीत घोष प्रवक्ता टीएमसी से जुड़े हुए हैं और राकेश सिंह परिमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। अमित तिवारी जी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि ब्रेक के बाद लौटूंगी, आपका रुख करूंगी, बोलिए। पूजा जी, अभी मैं विश्वजीत जी को सुन रहा था, वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे और डेवलपमेंट की बातें करते करते वो 4 ऐसे अपने काम भी नहीं गिना पाए जो पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से ममता बनर्जी ने किए हैं। ऐसे 4 काम भी वो नहीं गिना पाए। अभी हालिया में जो बजट इश्यू हुआ, आप अगर उसको एनालाइज करेंगी पूजा जी, तो उसमें माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, मदरसा एजुकेशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5,713 करोड़ एलोकेट हुआ है। और वहीं पे आप अगर इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइज के लिए देखेंगे तो मात्र 1,483 करोड़ हुआ है। अब बताइए, ये डेवलपमेंट का बजट था, ये डेवलपमेंट का बंगाल है या भाता का बंगाल है? हर जगह हम लोग बात करते हैं विकास की, टीएमसी बात करती है भाता की, कि हम लोग भाता देते हैं। हम लोग युवा बेरोजगार है तो उसको युवा भत्ता दे दिया, अब महिला के घर में काम नहीं है तो उसको महिला विधवा भत्ता दे दिया, अगर कोई अशिक्षित, अगर कोई शिक्षित है उसको स्वरोजगार के लिए मदद करना है तो उसको भत्ता दे दिया। हम बात करते हैं विकास के, बीजेपी सरकारों में आप जाइएगा तो वहां पर बात होती है विकास की, डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट केंद्रित चर्चाएं होती हैं। और टीएमसी बात करती है भाता की, कि अगर किसी को भी कोई जरूरत है, महिला का रेप हो गया, उसको भाता दे देगी। इस तरीके की तो कानून व्यवस्था बंगाल में चल रही है। दूसरी बात, आप वहां पर बस 10 सेकंड दीजिएगा पूजा जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं। वहां पे ईडी जाए, सीबीआई जाए, इनकम टैक्स के अधिकारी जाएं या ह्यूमन रिसोर्स कमेटी की कमेटियां जाएं, उन सब पर पत्थरबाजी होती है। टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो जाता है। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक हर जगह टीएमसी के गुंडे बैठे हुए हैं टोलाबाजी करने के लिए, आपसे भत्ता लेने के लिए। आप देखिए, आप घर बनाने जाइएगा, बालू आपको टीएमसी के गुंडों से लेना पड़ेगा, सरिया आपको टीएमसी के गुंडों से लेना पड़ेगा, पत्थर आपको टीएमसी के गुंडों से लेना पड़ेगा, और जो लेबर वहां पे काम करेगा वो भी टीएमसी का गुंडा प्रोवाइड कराएगा। अब बताइए, आपकी अगर मृत्यु हो जाती है अकस्मात, विश्वजीत जी, जो शमशान में आप भत्ता देंगे, कमीशन लेंगे, मुस्कुरा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? अमित जी, ये तो बेशर्मी है, बोलेंगे बेशर्मी है। एक मिनट रहिए, वोट का टाइम। और देखिए, अरे मैं बंगाल का ही बासिंदा हूँ दादा, मैं बंगाल का ही बासिंदा हूँ। जो आयोग है, नीति आयोग, अब सुन लीजिए मेरा बात, सुन लीजिए, मैंने आपका बात है, मैं नहीं बोल रहे थे। देखिए, केंद्रीय सरकार का जो आयोग है, नीति आयोग कहा है, पिछले 14-15 सालों में पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ नौकरी हुआ है, 40% एम्प्लॉयमेंट कमी हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग का नीति आयोग कह रहा है। और आप लोग डेवलपमेंट कार्ड बात कर रहे हैं। असम में 3000 एकड़ जमीन अदानी जी को दे दिए गए। असम का हाई कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ही कंपनी को क्यों दे रहे हैं? बिहार में आप लोग दे रहे हैं आदिवासियों का जमीन अदानी को, एयरपोर्ट पे काटे जा रहा है, असम में काटे जा रहा है। डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, अदानी को डेवलपमेंट कर रहे हैं आप लोग। अरे आप लोग बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से आप लोग कितना चंदा लिए और कितना आदमी को ईडी सीबीआई भेजकर उन लोग से चंदा लिए और ईडी सीबीआई को नहीं भेजकर? बोलिए आप लोग, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा तो हिसाब क्यों दे रहे हैं? अरे सबसे ज्यादा
पैसा लेने वाला आदमी लेकिन मुझे लगता है विश्वजीत जी, जो जिस बात का जवाब आपको सबसे पहले देना चाहिए वो जवाब जो राकेश सिंह परिमार जी ने आपसे पूछा था कि टाटा की इंडस्ट्री को आपने चलिए वापस भेज दिया, ठीक है, सरकार का अपना निर्णय था, आपने वापस भेज दिया, वो गुजरात में राजस्व कमा कर दे रहे हैं, प्रॉफिट्स दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, वो सब अलग की बातें, लेकिन जो अधिग्रहित जमीनें थी वो आज तक वापस नहीं हुई है। उस बात का जवाब सर आपने नहीं दिया, और आपको नहीं लगता कि चुनावों के दौरान जब आप 3 बार की सरकार चला चुके हैं तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा? हेलो जी दे रहे हैं। देखिए, टाटा का जमीन जब पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट सरकार था तब उन्होंने लिया था, वहां पर साल में जिस जमीन में लिया था साल में 3 बार 4 बार वहां पर धान होता था, गम होता था, 3-4 फसली जमीन था। वो जमीन वहां का किसान का विरोध होने के बाद भी टाटा लोग को दे दिया गया था। अब ममता बनर्जी किसान का साथ दिया था, अभी वो जमीन किसान को देने का, लेकिन बीजेपी बार है वहीं पर भी कोर्ट में जा रहा है, सीपीएम बार कोर्ट में जा रहा है, फिर भी वहां का किसान को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, परिमार जी से जान लेते हैं कितनी रियलिटी है। परिमार जी कह रहे हैं टीएमसी देना चाहती है वो जमीन, लेकिन बीजेपी बार बार एलिगेशंस लगाती है, उस जमीन के पूरे मामले को कोर्ट में लेकर के जाती है, तारीख पर तारीख चल रही है, लेकिन वो जमीन रिटर्न नहीं हो रही है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मंत्री को जब ईडी गिरफ्तार करती है, ममता बनर्जी दल बल से तो वहां जाके खड़ा हो जाती है। ममता बनर्जी के किसी आदमी पर सीबीआई रेड करती है तो ममता बनर्जी ऑफिस में चले जाती है वो करने के लिए। जब रिफ्यूजियों को यहाँ से एसआईआर करने से हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए काला कोट पहन लेती है। क्या ममता बनर्जी इस मामले में कोर्ट में गई कि मैं किसानों के साथ हूँ, मैं खड़ा होकर के मुकदमा लड़ रही हूँ? ममता बनर्जी गई है क्या? तो अगर आप एसआईआर में रिफ्यूजी और अवैध बांग्लादेशियों के पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट में आकर के जीवन में पहली बार वकालत कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वन साइड एडवोकेट ऑलरेडी एडवोकेट, उन्होंने वकालत की पढ़ाई किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बिना वकालत की डिग्री धारी जा ही नहीं सकता। मैं भी एक छोटा मोटा वकील हूँ, इस बात की मुझे मालूमात है। तो यह बात उस मामले में क्यों नहीं गई? कभी आपने सुना, लोगों ने चैनल पर देखा क्या कि ममता बनर्जी भाजपा के अदालत में जाने के विरुद्ध में खुद ही अदालत चली गई? मतलब आपको वो उपजाऊ जमीन वाला किसान से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रिफ्यूजी लोग हैं जिनके पक्ष में आप ज्यादा सक्रिय रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आ जाती हैं, और आपके अपने ही बंगाल के लोग जो किसान हैं, जो हिंदू हैं, जो मुसलमान और बांग्लादेशी रिफ्यूजी नहीं है, आपको उनकी परवाह नहीं, सिर्फ बयान मतलब जिस तरह से आप कर रहे हैं कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, बयान पर बयान दे रहे हैं। आप कहने कोर्ट में चले गए, और अगर कोर्ट में जाती तब न बताती कि बार बार मेरे जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वाला कोर्ट को मैनेज कर रहा है। सबसे अर्जेंट मुद्दा तो बंगाल का अदालतों को मैनेज कर रहा है। एसआईआर सबसे अर्जेंट मुद्दा था, उसके अलावा अर्जेंट कुछ भी नहीं। किसान अर्जेंट नहीं है, आपका राज्य सरकार का फंड अर्जेंट नहीं है, कुछ भी अर्जेंट नहीं है। बोले सर। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशिया है, तो 14 साल से 2014 साल से दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, उन लोग क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। किसका नाम रहता है? तो उन लोगों ने एसआईआर किया, तो अब आपको आपत्ति क्यों? जब भी वोट आता है, सुन लीजिए, जब भी वोट आता है तब अमित शाह बांग्लादेश रोहिंग्या बात करते हैं। अरे आप ही लोग बोल दीजिए इस साइड में कितना रोहिंग्या, कितना बांग्लादेश पकड़ा गया। आप लोग राज्य में बांग्लादेशी को भेज रहे, वोट प्रूव करने पड़ता है, इंडिया है, चुपचाप बांग्लादेश से बात करके इंडिया में लेके आते हैं। ये तो काम करते हैं आप लोग सफेद मन से काम कीजिए। ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं, अमित जी से पूछ लेते हैं। अमित जी बोले। पूजा जी, आपको याद होगा वो परिदृश्य जब ममता बनर्जी ने संसद में खड़े होकर स्पीकर के ऊपर पेज फाड़कर फेंक दिया था, ये कहते हुए कि वोटर लिस्ट में पहचान होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेशियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ममता बनर्जी कह रही थी 15 साल पहले। आज वही ममता बनर्जी जब सरकार में आ गई हैं, तो उन्हीं बांग्लादेशियों के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई हैं।
सारे बांग्लादेशी ममता बनर्जी के आंचल के नीचे सुरक्षित हैं, फल फूल रहे हैं, उनको आपके राज राशन में? मिलता है, भत्ता मिलता है। केंद्र में आपकी सरकार है, ममता वही के तो वो राज कह में। रहे हैं कि आप इतने समय से सरकार चला रहे हैं, कैसे कोई किसी के आंचल में देश हित का मुद्दा है, बॉर्डर्स तो केंद्र का मुद्दा है सर, बिल्कुल। कैसे कोई किसी के आंचल के अंदर जो है राज चलाता रहेगा, कोई संरक्षण देता रहेगा? मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा था पूजा जी, बहुत बोलिए। अच्छा हुआ आपने वो जो बॉर्डर लगा हुआ है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है और 72 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कि केंद्र सरकार ने बार बार स्टेट गवर्नमेंट को ये पत्र लिखा है कि आप हमें वहां पे जमीन दीजिए ताकि वहां आउटपोस्ट बनाया जा सके, वहां से पेट्रोलिंग हो सके, वहां पे निगरानी की जा सके। आज तक ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पर एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया है और 72 ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं गिना सकता हूं आपको, जहां से ये घुसपैठियों को लेकर आते हैं, उनसे यहाँ पर वोटिंग करवाते हैं और उनको अपने आंचल के नीचे छुपा कर रखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने, आपने देखा सीएए पर, एनआरसी पर ममता बनर्जी बहुत मुखर थी, वहां पर सीए के पक्ष में, एनआरसी के विरोध में वहां पर धरना प्रदर्शन होता है और अचानक वो जो धरना प्रदर्शन है वो हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है और वहां से हिंदुओं को भागना पड़ता है अपना घर बार छोड़ छाड़ कर। एक वक्फ बोर्ड के जो बिल पास हुआ उसके विरोध में एक प्रदर्शन शुरू होता है और वो प्रदर्शन वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके विरोध में जाते जाते हिंदुओं के विरोध में चला जाता है और हरगोविंद दास और चंदन दास को घर से घसीट कर चौराहे पर लाकर काट दिया जाता है। ये कौन सा बंगाल है पूजा जी? क्या आज इस तरीके की परिकल्पना हम किसी राज्य में कर सकते हैं क्या? इस देश के जो बिहार और यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी जाना जाता था इन सब चीजों के लिए, आज वहां भी वो चीजें नहीं हो चुकी हैं, वहां भी वो सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन बंगाल में आज भी ये सब चीजें कर रही है। विश्वजीत जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा एक घर में बम फूट गया। विश्वजीत जी, सवाल है मेरा आपसे, आप चेक पोस्ट के लिए जमीन नहीं देते, आप अभी सुनिए सर, अभी सवाल आया कहाँ है? सवाल तो आ रहा है, आप काउंटर भी करिएगा, सवाल का जवाब भी दीजिएगा। चेक पोस्ट के लिए आप जमीन नहीं देते, राष्ट्रपति के प्रोग्राम के लिए आप जमीन नहीं देते, राष्ट्रपति के कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल के लिए आप किसी मंत्री को नहीं भेज पाते हैं, मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उनके लिए राष्ट्रपति का सम्मान कोई सम्मान नहीं है। केंद्र के किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को आप मानेंगे नहीं और आप चाहेंगे आपको पैसा भी मिलता रहे, तमाम चीजें मिलती रहे, मतलब आप धुतकारते रहे सर, कैसे होगा? देखिए, अमित जी आए हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, वो तो बोलेंगे और झूठी बोलेंगे, सच कहाँ बोलेंगे। अगर बंगाल सरकार जमीन नहीं दिया तो आप लोग का सरकार है, केंद्र सरकार, आप श्वेत पत्र घोषणा कीजिए। हम लोग जमीन दे दिए हैं, किया हुआ है, होम मिनिस्टर जो बीजेपी वाला किया हुआ है, ये लोग नहीं कर रहे। देखिए, असम में किसकी सरकार है, जानकारी ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए विश्वजीत दा, उसके बाद बात कीजिए। क्यों नहीं बॉर्डर लाइन हुआ है, तार का बेड़ा क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अरे किया हुआ है दादा, आप जानकारी लीजिए, शायद आपको जानकारी नहीं है। अमित जी, आप जानकारी लीजिए, त्रिपुरा, असम, अरे हम ही तो जानकारी दे रहे हैं आपको, आप बता रहे हैं जानकारी लीजिए। देखिए, ममता बनर्जी विधानसभा में जो हम लोग जमीन दे दिए हैं, दिखाइए वो नोटिफिकेशन दिखाइए, वो नोटिफिकेशन दिखाइए। विश्वजीत दा, झूठ नहीं, नोटिफिकेशन दिखाइए, नोटिफिकेशन दिखाइए। मुद्दा को विश्वजीत दा, नहीं, विश्वजीत दा, झूठ बोल के मैं आपको भागने नहीं दूंगा, नोटिफिकेशन दिखाइए। आपने कहा ना कि बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी ने बोला है, आप नोटिफिकेशन दिखाइए, आप नोटिफिकेशन दिखाइए। झूठ बोलकर मैं आपको भागने नहीं दूंगा, इस बार गश्त से पकड़ूंगा, झूठ बोलकर मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आप नोटिफिकेशन दिखाइए। चलिए, वो कह रहे थे, अमित तिवारी जी कह रहे थे कि मैं भागने नहीं दूंगा, ही कनेक्शन चला गया है। विश्वजीत जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं राकेश सिंह परिमार जी के पास जाऊंगी। बोलिए विश्वजीत जी, बोलिए। देखिए, बंगाल का जब भी वोट आता है तब बीजेपी एक मुद्दा बोलता है, ये घुस गया बंगाल में बॉर्डर के लिए, जमीन है। अभी उन लोग होम मिनिस्टर जो जिसका अंदर स्वास्थ्य मंत्री जिसके अंदर में रहता है, उसको तो देखना चाहिए
अभी वो लोग डिले करेगा, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं क्या करना है, सरकार दे देगा। हूँ अभी राष्ट्रपति का बात बोल रहे थे। देखिए बंगाल में राष्ट्रपति आए हैं, उसको संविधान तरफ से हर तरफ का अगर दिया गया है, वहां पर जो जाने का जिसके जिम्मेदारी था वहीं पर गया है, उसको सम्मान दिया है। अब उन्होंने आके यहाँ पर आदिवासी को बारे में बोल रहा है, आदिवासी का बंगाल में आदिवासी ठीक नहीं है। अब देख लीजिए मणिपुर में आदिवासियों को नंगा करके घुमा रहा है। आप लोग तो मणिपुर पे करेंगे डिस्कशन, मणिपुर पे करेंगे डिस्कशन सर। अभी बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल पे रहेंगे दादा, नहीं दूंगा मैं आपको दादा, आज बंगाल पे रहेंगे दादा, मैं आपको भागने नहीं दूंगा मणिपुर। आज बंगाल पे चर्चा करेंगे, आज वहाँ पर माताओं की बहनों की अस्मिता की बात करेंगे, बंगाल में क्या हो रहा है। आज वहाँ पर टीएमसी के गुंडों के द्वारा जमीनों की लूट की बात करेंगे, आज वहाँ पर आम जनजन की अस्मिता की बात करेंगे। दादा भागने का मौका मैं नहीं दूंगा आपको, दादा भागने का मौका नहीं दूंगा। आज मैं मणिपुर आपको भागने का मौका नहीं दूंगा। आज आपको बात करना पड़ेगा, बंगाल के माताओं और बहनों की अस्मिता को लेकर बात करना पड़ेगा। आज बात करना पड़ेगा आपको माँ माटी मानुष की सरकार जो अपने आप को कहती थी, वहां की माटी पर जो कोयले का खदान पे जो टीएमसी के गुंडे बैठे हुए हैं, जो जमीनें जो टीएमसी के गुंडे दखल कर रहे हैं, उस पर बात करना पड़ेगा। जिस तरीके से वहां पर आम जनगण एक स्वाभिमान के साथ जी सके, वो जीवन आज उपलब्ध नहीं है, आज उस पर बात करना पड़ेगा। और आज इसी परिस्थिति में बंगाल गुजर रहा है और इसी के लिए परिवर्तन, बंगाल का जनगण आज परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है राकेश जी आपके पास आऊंगे। ठीक है, खदान केंद्रीय सरकार का अंदर में आता है, वहाँ पर कौन कोयला खदान में काम करता है वो आप जवाब दीजिए। ठीक है, वहाँ से टीएमसी को द्वैचा में क्या हो रहा है दादा, द्वैचा में क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राकेश सिंह जी आपके पास आऊंगे, परिमार जी आपके पास आऊंगे। द्वैचा में किस तरीके से वहाँ पर आपके गुंडे सक्रिय हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या परिमार जी, आप अगर मौजूदा परिवेश को देखा जाए तो ये जो बीजेपी का राइज है उससे टीएमसी थोड़ा सा घबराई हुई है, एसआईआर के बाद कटे हुए वोटों के बाद घबराई हुई है, या बीजेपी की मशीनरी प्लस बीजेपी का जो मैनेजमेंट स्किल है वो वाकई इतना ज्यादा वक्त के साथ स्ट्रांग हो गया है कि उसको टक्कर देने के लिए शायद अब कोई नजर नहीं आता। वो जो तपिश है, या यूं कहें कि उन्होंने राइट ऑडियंस या राइट कैप्चरिंग पकड़ ली है, उससे अब लग रहा है कि जो है खेल बिगड़ सकता है या फाइट नेक टू नेक हो सकती है। शायद इसीलिए टीएमसी बहुत ज्यादा वोकल है। क्या लगता है आपको? देखिए 2-3 बात मैं भी कहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात की ममता बनर्जी की स्थिति सभी चीजों के बाद भी खराब है, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भी। लेकिन जहां तक आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी करते, कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रूट पर काम करती है, उसके कई विंग है, विद्यार्थी विंग है, किसान विंग है, संघ है, वो सब विंग अपने अपने काम करते रहते हैं। लेकिन अभी भी जमीनी पेड कार्यकर्ताओं के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के मुकाबले में अभी टीएमसी के पास कार्यकर्ता ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी के पास सरकार है, सरकारी मशीनरी है, वहाँ पेड कार्यकर्ता है, वो सब कट मनी के रूप में पेमेंट पा रहे हैं पिछले 15 साल से। तो कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मेरी सरकार चली जाए, तुमको मालूम है पेमेंट अगले दिन से बंद हो जाएगा। इसलिए वो जो कार्यकर्ता जितना मुखर होगा, जितना कट्टर होगा, जितना समर्पित होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ममता बनर्जी मतलब जुझारू महिला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ज्योति बसु से लड़ते पिटते, मार खाते, मारते पीटते वो यहाँ तक आई हुई है, तो उनको जमीनी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई कम है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो अभी भारत के राजनीति में सर्वोत्तम है। इस बात की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि चुनाव लड़ने की जो विधा अभी भाजपा के पास है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन जब सवाल ममता बनर्जी की आएगी ना, तो स्पेशल ममता बनर्जी इन सब विधाओं में भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा है। तो चुनाव कारगर होगा, कट्टर होगा। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी का ग्राफ गिरा है, बंगाल के लोग ममता बनर्जी से उब चुके हैं, वहां कोई विकास नहीं दिख रहा है। पहले बार उन्होंने लगाया कि भाई चलो टाटा को हटा करके उब जाओ, जमीन हमको मिला, लेकिन 15 साल में नहीं मिला। तो कौन किसान कहेगा कि वो कोर्ट के वजह से मुझे नहीं मिला। दूसरा,
ममता बनर्जी को लोग यह पूछेंगे कि हमारे रोजगार के लिए अब सारे कल कारखाने कम्युनिस्टों ने बंद कर दिया, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी बंद कर दिया। ममता बनर्जी के आने के बाद कोई बड़ा उद्योगपति, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, रिलायंस की कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर कहीं भी पश्चिम बंगाल में लगा हो तो कहा जाएगा कि भाई यहाँ से रोजगार जनरेट होगा। या जो नया जनरेशन का सिस्टम है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें अगर कोई उन्होंने दिया होगा, जिस तरह से बेंगलोर हब बन गया, बेंगलोर के बाद आजकल गुड़गांव और नोएडा साइबर हब बन रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में पूरी एक साइबर सिटी बना रखा है उन्होंने साथ लेके बगल में, लेकिन क्या वो नोएडा के मुकाबला में कुछ काम कर रहा है? वहां बंगाल का ये रोजगार बेरोजगार युवा उनसे यह पूछेगा। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। पिछले बार ही करीब करीब मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई थी, लेकिन वो जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और जो फेक वोटर थे, जो आपको बुलाने पर भी नहीं आए, वो हम मार्जिन काम आएगा। और मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और कुछ भी हो सकता है। नेक टू नेक होगा। विश्वजीत जी, मैं चाहूंगी कि अब आप बोले, लेकिन सर 20 सेकेंड्स हैं और मैं अगर बहुत अच्छा होगा आप इसमें कुछ ममता बनर्जी की ओर से किए गए काम गिना पाएं, अपनी सरकार की तरफ से किए गए काम गिना पाएं। मुस्लिम, हिंदू, तमाम चीजें, केंद्र ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तमाम छोड़ करके बातें। अगर आप 5 काम गिना दें तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट होगा। सर बोलिए। अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मच अवेटेड क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा लग रहा है। देखिए, केंद्रीय सरकार हर तरफ से पश्चिम बंगाल का वंचित करने के बाद, 2021 साल के हारने के बाद भी पश्चिम बंगाल का करने के बाद पूरा बंगाल सुन रहा है विश्वजीत जी, बोलने के बाद भी आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाता खाली है। नहीं, मैं अमित जी का भी 1 मिनट आपको दे दूंगी। 5 काम गिनाइए। ममता बनर्जी में क्या है? सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ा IT हब ममता बनर्जी क्या है? पचामी में सबसे बड़ा कारखाना, ममता बनर्जी क्या है? पश्चिम बंगाल में झांझगुनी, दुर्गापुर कॉरिडोर, ममता बनर्जी क्या है? सिलीगुड़ी में जो कॉरिडोर है, ममता बनर्जी क्या है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत काम किया है। मोदी जी, बीजेपी वालों ने, अमित शाह जी हर तरफ से रुकावट का काम करने के बाद भी, ठीक है, 4 गिनाए आपने, काम करते 4 गिनाए आपने। कितने सच कितने झूठ ये आपकी आत्मा जाने। सर अमित तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मुझे लगता है आप जब ये सवाल मैंने पूछा तो आप मन ही मन कह रहे थे मैडम देर आई दुरुस्त आई। चलिए, ये सवाल पूछा तो सही आपने, भावला की उम्मीद आप कर रहे थे मैं शुरुआत में पूछूंगी, लेकिन सिक्सर बचा के रखना चाहिए, आखिरी बॉल में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत सही समय पर पूछा और उन्होंने ममता बनर्जी बोलने के अलावा और कुछ नहीं बोला इस विषय पर, पहली बात। दूसरी बात, आज आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में आपने उनसे पूछा कि किस चीज में नंबर 1 है। मैं बताता हूं किस चीज में नंबर 1 है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों की रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा फॉरफिटेड प्रोडक्ट्स, मतलब नकली प्रोडक्ट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के बनते हैं तो वो बंगाल में बनते हैं, ये रिपोर्ट है। तो बंगाल सबसे ज्यादा फॉरफिटेड प्रोडक्ट बनाने में नंबर 1 पर है, पहली बात। दूसरी बात, तो पूजा जी आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम के मतवालों के बाद बंगाल की जब विभाजन हुआ, वहां पर आम लोगों ने अपने जान की बलिदान दिया। उसके बाद अगर बोंगो भूमि को किसी ने अपने खून से सींचा है तो वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सींचा है, क्योंकि ये हमने देखा है किस तरीके से पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस होता है। तो हमने उस भूमि को अपने खून से सींचा है और आज परिवर्तन के लिए वो भूमि तैयार हो चुकी है। हर जनगण बोल रहा है कि इस बार का निर्वाचन ममता बनर्जी एक टीएमसी का विसर्जन है, इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। अगर बंगाल को डेवलपमेंट के रास्ते जाना है तो ममता बनर्जी को हटाना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए, हालांकि 2026 ही सही, हालांकि आज़ादी देखिए हमें कब मिल गई थी, पर चलते 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 बीजेपी ने लंबा सफ़र तय किया और अब बंगाल के लिए कह तो पा रही है कि अगर बंगाल की ज़मीन को, बंगाल की भूमि को, अमार बंगो भूमि को किसी ने सबसे ज़्यादा खून से सींचा है तो वो बीजेपी ने सींचा है, कह तो पा रही है। और
यहाँ पे क्रेडिट भी अपने आप को दे रही है। लेकिन टीएमसी की बात करेंगे और बहुत ही दिलचस्प सवाल आखिरी में। विश्वजीत घोष जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि इस चर्चा के दौरान या इस चर्चा को जो भी टीएमसी का प्रवक्ता देखे या टीएमसी का कोई भी नुमाइंदा देखे, उसको अपने प्रवक्ताओं को कम से कम 10 काम तो गिना करके भेजने चाहिए कि मौजूदा सरकार जिसने इतने समय तक काम किया प्रदेश के लिए, क्या वो 5 काम भी नहीं कर पाया? ये सवाल तो है और सवाल का जवाब ममता बनर्जी को खेला होबे के आगे देना पड़ेगा। खेला तो तब होगा जब काम होगा, और काम तब होगा जब संतुलन होगा और सत्ता का सुशासन होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।